हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन विषय का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जहां से आपका हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और यह है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो कई सारे बंदरगाह हैं, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर कोई सा ना कोई सा पूछ लिया जाता है और हम देखेंगे कि इन बंदरगाहों में कौन से ऐसे बंदरगाह है कि जिनके बारे में आपको बेहद आवश्यक है पता होना, क्योंकि वे सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इसके साथ ही जो इस क्लास की एक खास बात होगी वो ये होगी कि जितने भी भारत के प्रमुख बंदरगाह है या जितने भी बंदरगाह है उन सभी को हम ट्रिक से सीखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे, मैप में देखेंगे कहाँ कहाँ स्थित है, फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रिक से। ठीक है। तो यानी थोड़ा पेशेंस बना करके रखिएगा। स्टार्टिंग में ट्रिक बताने का कोई फायदा नहीं है, पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगी कहाँ कैसे है, मैप में दिखाऊंगी, देन हम उसकी ट्रिक सीखेंगे ताकि वो चीजें परमानेंटली आपके दिमाग में ऐसे छपी हुई रहे आपके एग्जाम हॉल तक। ठीक है। सो गाइस, चलिए अब शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की क्लास की। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार वीडियो को शेयर करना होगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो लिंक को कॉपी करिए, नीचे दिया गया है, और वहां से अपने सभी फ्रेंड्स को आप शेयर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को भी हमारी क्लासेस से जोड़िए ताकि हमें भी अच्छा लगे कि इतने सारे बच्चे देख रहे हैं और उनका भी भला हो, बच्चों का, उनको भी एक सही दिशा मिले अपनी तैयारी में। तो चलिए फिर, आई होप आप सभी ने कर दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे आज भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। क्या होते हैं बंदरगाह ये भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि यातायात और संचार, क्योंकि इसी का एक साधन होता है बंदरगाह भी यातायात करने का। तो अभी एक बार देख तो ले आखिर है क्या। तो अगर ब्रॉडली देखें तो इस टॉपिक का नाम है यातायात एवं संचार। इसी का एक हिस्सा आता है जल परिवहन, जिसके अंतर्गत हम बंदरगाह को पढ़ते हैं। तो हम चलिए अब यहाँ से ही शुरू करेंगे। संचार एवं यातायात। क्या होता है संचार और यातायात? दोस्तों, जिस देश का परिवहन तंत्र जितना मजबूत होगा उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही प्रगतिशील होगी। ये तो एक बात हो गई। अब यातायात क्या है, संचार क्या है, इसका अर्थ अगर हम जानना चाहे, देखिए यातायात यानी मान के चलिए जैसे रेलगाड़ी, बस किस लिए प्रयोग करता है? एक कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, है ना, या फिर किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या लाने के लिए, इसीलिए तो यातायात किया जाता है ना। इसीलिए तो संचार का माध्यम होना चाहिए, जैसे रेल हो गया, है ना, और बस हो गया, हवाई जहाज हो गया, पानी का जहाज हो गया। तो इनके माध्यम से क्या करते हैं, या तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या फिर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते ले जाते हैं। तो यही होता है यातायात या संचार। ठीक है, सबसे कनेक्ट होकर के। अब दोस्तों, हमारे देश में परिवहन के, संचार के कितने साधन हैं, कैसे कैसे हम संचार कर सकते हैं, कैसे कैसे हम यातायात कर सकते हैं। तो इसके 4 साधन हैं। कौन कौन से 4 साधन हैं? जिनमें पहला है सड़क परिवहन, यानी आपका जितने भी सड़क पर चलने वाले वाहन हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसे आपकी बाइक हो गई, बस हो गई और बुग्गी हो गई, ठीक है, तांगा हो गया और बाइक मैंने बोल दिया। ये सभी क्या किस में आएंगे? ट्रैक्टर हो गए, ये सभी सड़क परिवहन में आएंगे। किस में आएंगे? सड़क परिवहन में आएंगे। ठीक है, सड़क परिवहन में। दूसरा अगर बात करें और कैसे जा सकते हैं हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वह रेल के माध्यम से। ठीक है, चाहे वो मेट्रो रेल हो या हमारी भारतीय साधारण रेल हो। तो रेल परिवहन भी एक साधन हो गया। ठीक है, तो ये हमने जाना। और कैसे जा सकते हैं भाई? हम पानी के माध्यम से भी तो जा सकते हैं, जल के माध्यम से। जल के माध्यम से कैसे भाई? शार्क ना निगल लेगी? नहीं नहीं, अरे भाई कहीं में बैठ के जाना, तो पानी के जहाज इसीलिए तो बनाए गए हैं। तो पानी के जहाज ये सभी किस में आ जाएंगे? जल परिवहन में आ जाएंगे। और इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है बंदरगाह की, जहाँ पर ये पानी के जहाज खड़े होते हैं, सामान एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, वहाँ उनको हम बंदरगाह कह देते हैं। तो ये हो गया जल परिवहन। और
जैसे चौथा अगर बात करें, चौथा साधन क्या है, तो ये है वायु परिवहन। भाई हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इनके माध्यम से भी तो आप यातायात करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो कुल मिला के ये हमारे देश के परिवहन के 4 साधन हैं। कई बार आपसे सीधा सीधा यही प्रश्न पूछ लेगा कि संचार के या परिवहन के हमारे देश में, भारत देश में कितने साधन होते हैं, तो आपको, या फिर ऐसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब ये आपको पता चल गया। अब इन्हीं में से जो तीसरे नंबर का साधन है जल परिवहन, इसके अंतर्गत आज की हमारी क्लास होने वाली है, जिसमें हम बंदरगाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसका एक बेस बनाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न इससे आते हैं ये जानते हैं। फिर इसके बाद मैप पर आपको लेकर मैं चलूंगी। सबसे पहले जल परिवहन, हम क्या पढ़ रहे हैं, जल परिवहन। तो जल परिवहन के हमारे देश में मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो आंतरिक जल मार्ग, जिसमें हमें अपने देश में ही जाना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना, या घूमना हो, घूमने के लिए, तो वे तो आंतरिक जल मार्ग हो गए। लेकिन जब हमें जल के माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जाना हो, तो उनको क्या कहेंगे, समुद्री या महासागरीय जल मार्ग। ठीक है, अब आंतरिक जल मार्ग में क्या आएंगे, समुद्र तो नहीं आएंगे, और क्या आएंगी, नदियां आएंगी, नहरें आएंगी, खाड़ी आएंगी। ठीक है, ये सभी कहलाती है आंतरिक जल मार्ग। और समुद्री या महासागरीय जल मार्ग कौन से होते हैं? जैसे भारत को विदेश से व्यापार करने के लिए जो जल मार्ग अपनाए जाते हैं, ठीक है, तो वे सभी किस में आ जाएंगे, समुद्री जल मार्ग में आ जाएंगे। अब इसी के साथ ही हम बात करते हैं। अब गाइस एक बात और आपको यहाँ पर समझनी है कि जल परिवहन के लिए भारतीय जहाजरानी निगम, ये एक क्या है, ये एक कंपनी है। भारतीय जहाजरानी निगम एक कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1961 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1961 को भारतीय जहाजरानी निगम की स्थापना हुई थी। तो ये क्या बनाती है, जहाज बनाती है, पानी के जहाज बनाती है भारत के लिए। ठीक है, और एक तो पूर्वी हिस्से के लिए, एक पश्चिमी हिस्से के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ये हमारा भारत देश है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऐसे भारत देश है। तो क्या यहाँ पानी है, भारत के हिस्से में नहीं है, सिर्फ इतने और इतने भाग पर क्या है, पानी है। तो इसका मतलब जो पूर्व में चलने वाले जहाज है, पूर्वी जलयान निगम कहेंगे उन्हें, और पश्चिम में चलने वाले पश्चिमी जहाजरानी निगम कहेंगे, और इन दोनों को मिलाकर के फिर भारतीय जहाजरानी निगम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक और बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्थापना आपको पता चल गई भारतीय जहाजरानी निगम की कब हुई, 2 अक्टूबर 1961 में। अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है, तो विश्व में तो 17वां स्थान है भारतीय जहाजरानी का। और एशिया की बात करें तो एशिया में दूसरे नंबर पर भारतीय जहाजरानी का स्थान है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, एशिया में तो दूसरे नंबर पर है और विश्व में 17वें नंबर पर है। अब दोस्तों हम क्या देखेंगे कि जो प्रमुख मुख्य जलमार्ग है भारत के, उनके बारे में सिर्फ देखेंगे। मैं बताऊंगी आपको याद कितना रखना है, ठीक है, लेकिन समझना तो पूरा टॉपिक पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं भारत के मुख्य जलमार्ग कौन कौन से हैं, नेशनल वाटरवे कौन कौन से हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग, या आप कह सकते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, ये है आपका NW1। NW से मतलब नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, बिल्कुल। तो ये इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक है, जिसकी लंबाई की अगर बात करें 1620 किलोमीटर है, जो कि इन सब में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है। सबसे छोटे की अगर बात करें तो नेशनल वाटरवे 5, जो कि तालचर से धामरा तक है और 623 किलोमीटर है। तो आपको सबसे लंबा ये पता होना चाहिए और एक सबसे छोटा। ठीक है, बाकी आप नेशनल वाटरवे सेकंड जो है वो धुबरी से सादिया तक है, 831 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे जो 3 है
वो कोटापुरम से केरल तक है 205 किलोमीटर। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपके पेपर 2 में 100% मदद करेगा, क्योंकि वहां भी आपको ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ना होगा। तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आ रहा है, तो आप बहुत ध्यान से सीखेंगे, तो आपको जब हम उसकी तैयारी करेंगे तो वहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां फिर मैं इन टॉपिक्स को एलिमिनेट करती जाऊंगी कि ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब नेशनल वाटरवे 3 की बात करें तो कोटापुरम से केरल तक है, ये ही सबसे छोटा है, सॉरी, तो कितना है 205 किलोमीटर, ठीक है, 205 किलोमीटर। आगे बात करें नेशनल वाटरवे 4 है, ये है भद्राचलम से राजामंद्री तक 1095 किलोमीटर, और नेशनल वाटरवे 5 जो कि तालचर से धामरा तक है, ये 623 किलोमीटर का है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, नेशनल आपका वाटरवे, ये हो जाता है आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग NW1 है, NW है, नेशनल वाटरवे 1 है, जो हमारे प्रदेश से होकर के गुजरता है, ठीक है। इसके मार्ग में पड़ने वाले राज्य कौन कौन से हैं, हमारे प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके मार्ग में पड़ने वाले राज्य कौन कौन से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सभी इसके मार्ग में पड़ने वाले राज्य है। और ये आंतरिक जलमार्ग मैंने आपको बताया, यानी जो हमारे देश में व्यापार, सिर्फ अपने देश में व्यापार या आने जाने के लिए इन जलमार्गों का प्रयोग किया जाता है अपने देश के अंदर। तो ये आंतरिक जलमार्ग हमने देखे जी, इसीलिए यहाँ पर नेशनल वाटरवे लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है वो आपको पता चल गया, NW1 इलाहाबाद से हल्दिया तक। इसकी लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 प्रकार के जलमार्ग हमने पढ़े थे, जिनमें एक के बारे में हम पूरा बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं, आंतरिक जलमार्ग के बारे में। अब हम देखेंगे महासागरीय जल परिवहन के बारे में। तो भारत में अगर कुल बंदरगाह देखे तो वो 198 है। भारत में अगर कुल बंदरगाह कोई आपसे पूछ ले तो आप कितने बताएंगे, 198, जिनमें बड़े बंदरगाह कितने हैं, 13, और छोटे हैं 185, ठीक है। छोटे कितने हैं, 185 है। अब हम देखेंगे दोस्तों, जो हमारे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर व्यापार करने के लिए, आने जाने ले जाने के लिए जो बंदरगाह बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। महासागरीय जल परिवहन आपने देख लिया, भारत में कुल बंदरगाह 198, बड़े कितने हैं 13, छोटे कितने हैं 185 है। अब चलिए, अब हमें देखना ये है, देखो सबसे पहले एक बार मैं आपको मैप में थोड़ा सा बता दूं, फिर उसके बाद इन्हें पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो ये देखिए, ये हमारे इंडिया का मैप है, और हम इसमें देखेंगे कौन कौन सा बंदरगाह कहाँ स्थित है, ठीक है। मैंने क्या बताया अभी आपको कि 13 तो बड़े बंदरगाह है और बाकी सभी छोटे हैं। तो जो 13 बड़े बंदरगाह है यही सिर्फ हमको देखने हैं, बाकी छोटों से मतलब नहीं है, और यहीं से आपका क्वेश्चन भी फंस जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देख पा रहे हैं कि इतने हिस्से में कोई बंदरगाह नहीं है, क्योंकि ये स्थलीय खंड है, इधर पानी नहीं है। अब इससे नीचे का जो पोर्शन है यहाँ हमें देखना है पूर्वी और पश्चिमी ओर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, ये सबसे पहले इधर आपका पूर्व दिशा है, ठीक है, तो इनको कहेंगे हम पूर्वी बंदरगाह, और ये जितने इधर स्थित है इनको कहेंगे पश्चिमी बंदरगाह। तो सभी बंदरगाह को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, पहला पूर्वी बंदरगाह और दूसरा होता है पश्चिमी बंदरगाह। अब आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है कि जैसे मान के चलिए विशाखापट्टनम पूर्वी बंदरगाह है या पश्चिमी बंदरगाह है या निम्नलिखित में से कोई नहीं, या ऐसा पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी बंदरगाह है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रकार आपका प्रश्न पूछने का ये होगा कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, मुफ्त व्यापार करने वाला बंदरगाह कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब एक बार आप मैप की सहायता से आप लोग ये देखिए कि किस तरफ कौन कौन से बंदरगाह है। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्वी तरफ, ठीक है, पूर्वी और कौन कौन से बंदरगाह है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कोलकाता, ये जिससे डिनोट कर रहे हैं, रेड डॉट है इसी से, पारादीप, विशाखापट्टनम, ठीक है, यहाँ पोर्ट ब्लेयर है, और इधर एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन, ये सभी पूर्वी दिशा के या पूर्वी बंदरगाह है, ठीक है। ये कौन से है, पूर्वी बंदरगाह है। और पश्चिमी बंदरगाह कौन कौन से है, कोची, न्यू मंगलोर, मार्मागोआ,
नहावा सिकोवा मुंबई और कांडला जो कि गुजरात में स्थित है। तो ये हो गए प्रमुख बंदरगाह। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, आपको ये चीज़ें अपने नोट्स में शामिल ज़रूर करनी है, बहुत मदद आपकी करने वाली है। अब सबसे पहले नंबर पर हम यहाँ पर पूर्वी बंदरगाह देखेंगे, ठीक है। पूर्वी बंदरगाह कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं जिसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहला हम बात कर रहे हैं यहाँ एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह क्यों बनाया गया? चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, क्योंकि चेन्नई बंदरगाह ऐसा बंदरगाह हो गया था जिस पर बहुत ज़्यादा बिजी था, यानी सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पुराना बंदरगाह एक तो चेन्नई बंदरगाह है, इसके साथ साथ ही इस पर जो कार्यभार था यानी यातायात का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसकी मदद करने के लिए फिर एक छोटा बंदरगाह बना दिया गया जिसका नाम रखा गया एन्नोर बंदरगाह। किस लिए बनाया गया? तो चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए। अब चेन्नई बंदरगाह के बारे में अगर हम साथ के साथ जानते हुए चले तो ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, मतलब बनाया गया, अपने आप ही मनुष्य ने इसको बनाया है। और ये सबसे पुराना भी है। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आप क्या बताएंगे? चेन्नई है, ठीक है। चेन्नई के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया? आप बताएंगे एन्नोर बंदरगाह बनाया गया, ठीक है। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए ये दूसरे वाला देखते हैं, तूतीकोरिन। ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में। तूतीकोरिन तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु, ठीक है, बिल्कुल। तो मन्नार की खाड़ी में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये सबसे गहरा बंदरगाह है। तो अगर आपके पेपर में पूछा जाए बताइए सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, एन्नोर, तूतीकोरिन, चेन्नई या विशाखापट्टनम, तो धड़ से जवाब देना विशाखापट्टनम। आगे देखते हैं पाराद्वीप। पाराद्वीप बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है और ये उड़ीसा के तट पर स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा के तट पर स्थित है। आगे बात करें कोलकाता, तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है, बिल्कुल। तो इतना आपको समझ में आ गया, कोलकाता के पास हुगली नदी बहती है, तो इससे भी आपको ये याद रहेगा। ये हो गए हमारे पूर्वी बंदरगाह, सभी के सभी कौन से बंदरगाह थे? पूर्वी बंदरगाह, जो कि प्रमुख थे और इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हमने इनके साथ साथ देख ली है जिनसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे पश्चिमी बंदरगाह। पश्चिमी बंदरगाह कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या प्रमुख बातें हैं, क्या क्या खास बातें हैं, वो हम देखने वाले हैं। पहला है न्यावासोवा, ठीक है, न्यावासोवा। ये मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए बनाया गया। जैसे एन्नोर को बनाया गया था चेन्नई का भार कम करने के लिए, ऐसे ही न्यावासोवा को मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए इसको बनाया गया था, क्योंकि मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक और मुक्त व्यापार क्षेत्र में आता है, या मुक्त व्यापार यहाँ हम कर सकते हैं, और सबसे बड़ा ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो न्यावासोवा किसके लिए बनाया गया? मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो मुक्त व्यापार का क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात यानी यहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा व्यापार करने के लिए, नहीं तो बाकी सभी बंदरगाह पर आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। और इसकी मदद के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया? न्यावासोवा बंदरगाह बनाया गया। अब आगे देखते हैं न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है ये किस लिए फेमस है? तो लौह अयस्क मछली काजू का निर्यात करता है, ठीक है। निर्यात किस किसका करता है? न्यू मंगलोर किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ लौह अयस्क का, मछली का, काजू का निर्यात होता है इस वाले बंदरगाह से। अब आगे बात करें, तीसरे नंबर पर आता है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है और ज्वारीय बंदरगाह है। दोस्तों जो कांडला बंदरगाह है इसकी अगर बात करें, एक तो सबसे पहली बात ये गुजरात राज्य का है, गुजरात राज्य का, ठीक है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। और इसी के साथ साथ अगर इसमें हम बात करें कि किन किन चीज़ों का आयात या निर्यात होता है, तो निर्यात किया जाता है इस बंदरगाह पे अभ्रक का, मैग्नीज का, चमड़े का, ठीक है, इन सभी का, सेल खड़ी का, इनका क्या होता है? निर्यात किया जाता है। और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहाँ का स्थित, कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है।
अब आगे चलते हैं, आगे है आपका पांचवा बंदरगाह मारवा गोवा। मारवा गोवा ये गोवा के ज्वारीय नदी के तट पर स्थित है। तो मारवा गोवा, तो आपको इसके नाम में ही गोवा आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है, गोवा में ही स्थित है। बाकी कोची, कोची जो है केरल के निर्यात हेतु वर्ष भर चालू रहता है। कोची कहाँ स्थित है, केरल में, ये याद हो गया। और 13वां बंदरगाह है आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो मैंने आपको दिखाया था मैप के साइड में, यहाँ। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो ये वहाँ स्थित है पोर्ट ब्लेयर में, इसका नाम भी पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह रख दिया गया। तो 13वां बंदरगाह है ये। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सभी बंदरगाह के बारे में जान लिया। अब और कुछ प्रमुख है जो आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, इनके बारे में और देख लीजिए, फिर आते हैं अपनी ट्रिक पर, ताकि ये आपको सभी आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल कौन सा है, कृष्णापट्टनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कंटेनर टर्मिनल से क्या समझते हैं, कंटेनर टर्मिनल का मतलब है जब हम किन्हीं वाहनों का ट्रांसपोर्ट करें, जैसे मान के चलिए बस कार मंगानी है हमें किसी दूसरे देश से या भेजनी है, उसका आयात निर्यात करना है तो कंटेनर में लाते हैं उसको, ये समझ लीजिए आप। तो कंटेनर टर्मिनल उसी को कहते हैं जहां पर हम वाहनों का आयात निर्यात करें, जहाज के माध्यम से, पानी के जहाज के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से देश का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल कौन सा है, आंध्र प्रदेश में आपका कृष्णापट्टनम है। इसके साथ ही तूतीकोरिन का नया नाम, जो तूतीकोरिन हमने अभी पढ़ा यहाँ पर, तूतीकोरिन जो बंदरगाह था इसका नाम बदल दिया गया है। ये यहाँ हमने सबसे पहले देखा था, तमिलनाडु में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में। तो इसका नाम बदल के नया नाम इसका क्या हो गया है, थिरुवीओर चिदम्बरम। ठीक है, याद रहेगा। ओके, आगे देखते हैं, रसायनों के निस्तारण हेतु दाहेज या रसायन बंदरगाह कहाँ बनाया गया, गुजरात में। ठीक है, रसायनों के लिए। भारत का पहला समुद्री पुल कौन सा है, तो भारत का पहला समुद्री पुल है राजीव गांधी, राजीव गांधी उसका नाम है समुद्री पुल का। और मुंबई के बांद्रा से वर्ली तक ये पुल बनाया गया है। इसके पूरे नाम की अगर बात करें तो इसको राजीव गांधी सागर सेतु कहते हैं। सेतु का मतलब क्या होता है, पुल होता है। ठीक है, तो भारत का पहला समुद्री सेतु या पुल कौन सा है, राजीव गांधी, मुंबई के बांद्रा से वर्ली तक। तो ये याद रहेगा आपको, बहुत अच्छे प्रकार से याद हो गई है सभी चीजें। अब हम इनको क्या करेंगे, एक बार मैप में फटाफट इन्हीं चीज़ों को देखते हैं और फिर अपना ट्रिक पर हम लोग आएंगे। तो ये यहाँ पर अब आपको देखना है हमने किस किस के बारे में बात की। सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिए क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं लिखी है। ठीक है, तो पश्चिमी बंदरगाह में हमने क्या क्या देखा, एक तो कांडला बंदरगाह जो कि मैंने बताया था गुजरात में स्थित है, और ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, गुजरात के तट पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह, ठीक है, सबकी विशेषताएं बताइए मुझे, विशेषता क्या क्या थी इनकी, तभी तो पता चलेगा कि आपने कितना ध्यान से सीखा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं मुंबई बंदरगाह की। मुंबई बंदरगाह कैसा है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, सबसे बड़ा कैसा, प्राकृतिक बंदरगाह बताया मैंने आपको। और क्या बताया इसके बारे में, मुंबई बंदरगाह के बारे में, कि मुक्त व्यापार क्षेत्र में आता है। इसी के साथ कौन सा बंदरगाह है यहाँ, नहावा शेवा। ठीक है, नहावा शेवा ये वाला आपका बंदरगाह मुंबई के बंदरगाह को के भार को कम करने के लिए, देखिए यहाँ महाराष्ट्र में ही मुंबई का बंदरगाह है यहाँ। ठीक है, अब इस पर क्या था, ज्यादा लोड था वर्क का, तो इसके वर्कलोड को कम करने के लिए यही महाराष्ट्र में ही आपका नहावा शेवा बंदरगाह इसके नजदीक ही बना दिया गया ताकि इसका काम इसके साथ बट जाए। ठीक है, तो ये इसलिए बनाया गया। बाकी आगे चले फिर थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, यहाँ आपका क्या आ जाता है, मारवा गोवा बंदरगाह आ जाता है जो कि गोवा में ही स्थित है। ठीक है, गोवा के तट पर स्थित है, कौन सा, मारवा गोवा बंदरगाह। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और फिर इसके और नीचे जस्ट नीचे चलते हैं तो यहाँ आपका आ जाता है न्यू मंगलोर। ठीक है, न्यू मंगलोर। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि लोहो एस के लिए, मछली और काजू के निर्यात के लिए ये सबसे फेमस बंदरगाह है, इन सब के निर्यात के लिए। इसके थोड़ा और जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पड़ता है आपका केरल के तट पर कोची। ठीक है, केरल के तट पर क्या पड़ता है, कोची बंदरगाह पड़ता है जो कि वर्ष भर चालू रहता है। इसके बारे में मैंने आपको ये बताया।
तो ये पश्चिमी बंदरगाह थे। अब इधर पूर्व में आ जाइए, पूर्व के बंदरगाह देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया, यहाँ देखिए नीचे से शुरू करते हैं, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसके जस्ट ऊपर चलते हैं तो चेन्नई बंदरगाह आ जाता है। और चेन्नई बंदरगाह की क्या विशेषता थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे पुराना है एक तो, और कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। और चेन्नई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए, इसके भार को कम करने के लिए इसी के पास में आप देख पा रहे हैं एन्नोर बंदरगाह है। तो ये इसके भार को कम करने के लिए इसी के पास एक और बंदरगाह बना दिया गया, एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर चलिए, यहाँ आ जाता है आपका विशाखापट्टनम। इसकी खास बात यह है कि ये सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम है। इसके ऊपर चलते हैं तो पारादीप बंदरगाह, ठीक है, ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। और ऊपर चलते हैं तो यहाँ आ जाता है आपका कोलकाता बंदरगाह, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये हो गए आपके सारे बंदरगाह। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पोर्ट ब्लेयर है, जो कि 13वें बंदरगाह के रूप में हम इसको देखते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एट लास्ट ट्रिक पर। तो यहाँ हम देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में, जिसमें कौन से तट पर कौन से बंदरगाह स्थित है, ये हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं आपके पेपर, और यही सबसे आसान आपके लिए याद करना हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी तट के बंदरगाह। अब सब इसको याद रखने के लिए एक वर्ड आपको याद रखना है, नमक। पश्चिमी तट पर क्या मिलता है, नमक मिलता है। कौन से तट पर, पश्चिमी तट पर। ये सिर्फ रिलेट करवाने के लिए है। आपको क्या याद रखना है, नमक याद रखना है। अब नमक से हम इन सभी बंदरगाह के नाम याद कर लेंगे, जो कि पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नमक में ना को अलग करिए, माँ को अलग करिए और का को अलग कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे न्यावा शेवा। ना से क्या बना था, एक तो न्यावा शेवा और न्यू मंगलोर, ये दो बंदरगाह है, इसी से याद हो जाएगी। ना से बनने वाले दोनों बंदरगाह नमक में आते हैं, न्यावा शेवा और न्यू मंगलोर। तो यानी ये पश्चिमी तट के बंदरगाह है। इसके बाद बात करें नमक, न माँ से मुंबई बंदरगाह और मारवा गोवा बंदरगाह, ये दोनों भी पश्चिमी तट के बंदरगाह है। ठीक है, फिर आता है का से कांडला और कोची। कांडला गुजरात में, कोची कहाँ है, केरल में है। ये दोनों भी पश्चिमी तट के बंदरगाह है। तो दो दो का पेयर आपने इसमें बनाया और नमक बना दिया। न से न्यावा शेवा न्यू मंगलोर, और म से मुंबई मारवा गोवा, क से कांडला और कोची। याद रहेगा मुंबई के बारे में खास बात क्या थी, ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और इसके साथ ही सर्वाधिक व्यापार इसी से होता है, आपका मुंबई बंदरगाह से। एक चीज और आपको यहाँ पर नोट करनी है कि न्यावा शेवा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी पश्चिमी तट पर है और सबसे बड़ा आपका प्राकृतिक बंदरगाह भी आपके पश्चिमी तट पर है। और ये न्यावा शेवा मुंबई की ही तो मदद के लिए बनाया गया था, एक नया बंदरगाह। ठीक है, तो याद रहेगा, सभी चीजें इसमें याद हो गई आपको बहुत अच्छे तरीके से। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह नमक है। अब चलिए पूर्वी तट वाले याद करते हैं। तो यहाँ आपको एक सेंटेंस याद रखना है पूर्वी तट के बंदरगाह को याद रखने के लिए। ए तू चाबी पका। ठीक है, ए तू चाबी पका। ठीक है, या पकड़ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ड ड फिर फालतू आ जाएगा, इसमें ज्यादा आ जाएगा, तो आप इसको ए तू चाबी पका इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, ए तू चाबी पका। अब इससे सबके नाम आपको याद हो जाएंगे। ए से कौन सा था, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, फिर तू से क्या बनेगा, तूतीकोरिन तमिलनाडु का था ये भी बंदरगाह। फिर चाबी को अलग अलग कर लीजिए। चा से बनेगा चेन्नई, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे पुराना बताया गया है। ठीक है, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई है। फिर बी से क्या बनेगा, बी को हम वी की जैसे साउंड करेंगे तो विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भी आपको मैंने बताया था। अभी पका से प अलग करेंगे तो पारादीप उड़ीसा में स्थित है, और का से क्या बनेगा, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इस प्रकार से ए तू चाबी पका यानी ए त च और वी और प का, इन सब से जो भी बनेगा वो किस में आएगा, आपका पूर्वी तट में आएगा। यहाँ का है तो का से कोलकाता ही आप समझेंगे।
ठीक है। का से कोलकाता, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि नमक वाले में भी का है तो वहाँ कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो आप इसको जब देखे रहेंगे भाई कोलकाता किधर स्थित है, तो इसको तो आप, अगर आपको मैप की डायरेक्शंस पता है तो भी आप इसको देख लें कि यहाँ स्थित है, ठीक है। तो गलती का चांस इसमें नहीं है, इसीलिए आपको मैप दिखाया गया था ताकि कोई भी गलती से मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो पूर्वी तट के बंदरगाह आपको याद रहेंगे एतु चावीपका, एन्नोर, तूतीकोरिन, चेन्नई और विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। और पश्चिमी तट के नमक, न्यावाशोवा और न्यू मंगलोर। माँ से क्या था मुंबई, मारवा गोवा। का से क्या था कांडला और कोची। याद हो गई आपको बहुत अच्छे तरीके से। बस एक बार इसको जब आप नोट्स अपने बनाएंगे तो उसमें लिखते लिखते आप समझे, चीज़ों को समझते हुए लिखे, ठीक है। और जो मैप भी मैं आपको इस PDF में दूंगी तो इस मैप में आपको अपने आप निहारने की कोशिश करें कि क्या कौन सा बंदरगाह कहाँ दिखाया गया है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेंगे और इनकी स्थिति भी याद रहेंगी, कौन सा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस क्लास में एक ही टॉपिक को रखा क्योंकि अच्छा टॉपिक था और थोड़ा सा बड़ा भी था। तो जितने भी प्रमुख बंदरगाह थे जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है उससे भी एक्स्ट्रा हमने कवर कर लिया है, पेपर 2 को भी दृष्टि में रखते हुए कि अगर वहां भी कोई टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाएं और जो पिछले नोट्स आपको दिए जा रहे हैं साथ साथ उनको आप रिवाइज करते हुए चले, PDF इकट्ठी करके ना रखें, अपने नोट्स आप स्वयं बनाएं, वही आपके लिए सबसे बेटर है। सो गाइज, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, बीच में मैंने आपसे नहीं बोला तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आपको, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिसको भी आप चाहते हैं। तो PDF का लिंक आपको मेन कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और बाकी आपसे हिंदी की क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उससे पहले आपकी मैथ्स की या इंग्लिश की क्लास होगी तो उसमें भी आप सर के साथ रहेंगे। तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगी 3 बजे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।